अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1835 ईस्वी में हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़कर पा सकते हैं ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी पर, जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको ज्वाइन करके कर सकते हैं अपने सीटेट जनवरी 2021 की बेस्ट तैयारी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट की जो टाइमिंग है क्लास की वो अलग अलग है। तो आप अपने सब्जेक्ट और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और पा सकते हैं बेस्ट नंबर, बेस्ट तैयारी। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, सीटेट जनवरी 2021 का, जिसका मीडियम रहेगा इंग्लिश। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे हिमांशी सिंह इंग्लिश 3:30 पर पढ़ाएंगी, दीपक हिमांशु CDP 12:30 बजे पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक। अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। और इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए सन 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बातें थीं कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ की तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस संघ में भारत के प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना हुई। सितंबर 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी। उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 ईस्वी में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद एक और सत्याग्रह हुआ, जिसे कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 1940 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे और अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा जो था वो था युद्ध में सहायता ना करना। कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की अंग्रेजों ने, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो चला वो 1942 में चला। ये सन आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का, 1942। बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया
और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया और बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया और इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तथा क्रांति फैल गई। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन का दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए तथा बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की भी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक और श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए थे। इसके बाद भूमिगत गतिविधियां पढ़ेंगे कि इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आर.बी. गोयनका आदि ने संभाली। आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो संघर्ष है, आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से संगठन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इस क्या नाम आएगा? सुभाष चंद्र बोस। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। जनवरी 1943 को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे और जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया और इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल यानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। तो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने भारत वासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे और किसके द्वारा ये दिया गया ये भी आपको पता चल गया। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून यानी कि यंगून से दिल्ली के लिए कूच किया और आज़ाद हिंद फौज बर्मा तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। सैनिकों का विद्रोह भी हुआ। 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी और जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा और इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई थी। जब सन 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया
तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसका कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहां मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो ये आप ध्यान रखिए, 1947 में कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे, अतः भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय किया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक नया कानून पारित किया गया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए गए। इस अधिनियम में यह घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की जो स्वतंत्रता का जो मार्ग था वो खुल गया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 ईस्वी में। भारत का विभाजन स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए भी बुरी तरह अड़ गए और इस हालत में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। और अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया और पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे और भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे हैं। उन दिनों हिंदू और मुसलमान के बीच भीषण दंगे भड़क उठे और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें भी फैलाई गईं। गांधी जी यह सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रैंक कर जिएं और उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। तो वे इस सिद्धांत पर अडिग थे और भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। ये बात हिंदू सांप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 7 जून 1947 भारत पाक विभाजन स्वीकार किया गया, ये याद रखें। और यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो ये आप देख सकते हैं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न आया है, बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा है। कब हुआ? 1947 ईस्वी में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसी टाइम पर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम भी पारित हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अभी बिल्कुल जस्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर और इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर 2 अति लघु प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसे सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर क्या बताया था? तो पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विनोबा
भावे, विनोबा भावे। तो ये वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सिंपल सा है, सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।